हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। यहाँ पर हम क्लास 11 की इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक का सिलेबस कवर कर रहे हैं। द चैप्टर दैट वील डू टुडे इज चैप्टर 8 सिल्क रोड, रिटन बाय निक मिडल्टन। फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस द टाइटल। एक्चुअली ये जो स्टोरी है, दिस इज अबाउट द राइटर्स ट्रैवल टू माउंट कैलाश। माउंट कैलाश इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ तिब्बत एंड चाइना, और माउंट कैलाश से ही लेक मानसरोवर निकलती है, जो कि ओरिजिन पॉइंट है बहुत सारी नदियों का, और इसके बारे में डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब सिल्क रोड क्या है, मैं आपके साथ एक इमेज शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है चाइना का मैप और ये है सेंट्रल एशिया, और यहाँ से यूरोप शुरू हो जाता है। सो व्हाट इज सिल्क रोड? ये जो येलो कलर का रास्ता आप देख रहे हैं, दिस इज अ रूट, अ ट्रेड रूट, land route. It is known as Silk Road. Now Silk Road was a network of trade routes which connected the east and the west. तो ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, तो इन दोनों एरियाज को कनेक्ट करता था ये सिल्क रोड, ये रूट। ये कब यूज होता था? फ्रॉम द 2nd century BC टू द 18th century। तो ये जो लैंड रूट है ये कनेक्ट करता था ईस्ट एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया को, साउथ एशिया, पर्शिया, अरेबियन पेनिनसुला, ईस्ट अफ्रीका एंड सदर्न यूरोप। तो ये यहाँ चाइना से स्टार्ट होकर यहाँ टर्की तक जाता था। और इसे सिल्क रोड क्यों कहा जाता था? क्योंकि बेसिकली यहाँ पर सिल्क की ट्रेडिंग की जाती थी, जो कि उन डेज में चाइना में बनाई जाती थी। तो हमारे इस चैप्टर का, इस स्टोरी का नाम सिल्क रोड क्यों डला है? बिकॉज हमारे जो राइटर हैं वो भी ऐसे ही घूमने जाते हैं जर्नी पे, और वो कहाँ जाते हैं? माउंट कैलाश। और वो जो माउंट कैलाश है वो चाइना और तिब्बत के बॉर्डर पे लगता है, तो हो सकता है वो जो रूट है, वहाँ जाने का जो रास्ता उन्होंने फॉलो किया, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस सिल्क रूट, सिल्क रोड। दैट्स वाई उन्होंने स्टोरी का नाम सिल्क रोड रखा। So with this, let us start reading the chapter. I'll explain it to you and I'll also discuss the difficult word meanings. A flawless half moon floated in a perfect blue sky. On the morning we said our goodbyes. Now what is a half moon? Half moon means, यहाँ आप इमेज में मून के फेजेस देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वार्टर है या फिर जो लास्ट क्वार्टर है, इसमें क्या होता है, आधा मून का जो साइड है वो ब्राइट है और आधा साइड डार्क है, तो इसे हाफ मून कहते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी स्टेज हो सकती है मून की। एंड इट वाज फ्लॉलेस। फ्लॉलेस मीन्स जिसमें कोई भी नुक्स ना हो, कोई भी कमी ना हो, तो मून एकदम परफेक्ट था। तो ऐसा हाफ मून जो कि बहुत ही परफेक्ट था, वो एक परफेक्ट से नीले रंग के आसमान में चमक रहा था। और उस वक्त सुबह का टाइम था, यानी कि सुबह होने वाली थी। इट वाज डॉन। कई बारी डॉन के समय भी आसमान में हम मून को देख सकते हैं, तो ऐसा ही मौका था तब जब राइटर ने अपनी जर्नी शुरू की और उन्होंने गुड बाय कहा वहाँ उन लोगों को जहाँ से वो चल रहे थे। Extended banks of cloud like long French loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose-tinted blush. अब हम धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे। पहले तो देखते हैं फ्रेंच लोव क्या है। फ्रेंच लोव इज अ ब्रेड शेप्ड एंड बेक्ड इन वन पीस विच इज़ यूजुअली स्लाइस्ड बिफोर बीइंग ईटन। अब अगर आपने कभी ब्रेड का पूरा लोफ देखा, वैसे तो आपने ब्रेड देखी है वो स्लाइस्ड होती है, उसके स्लाइसेस कटे होते हैं, लेकिन जब ब्रेड बेक होती है तो वो ऐसे वन पीस होता है, जिसे लोफ भी कहा जाता है। तो फ्रेंच लोफ क्या है? ये एक पर्टिकुलर शेप है ब्रेड की जो इस तरह से होती है। तो राइटर क्या कह रहे हैं, वो बादलों की शेप को इस ब्रेड की शेप के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बादलों की शेप भी ऐसे फ्रेंच लोफ की शेप जैसी थी, और वो पिंक कलर के थे और वो चमक रहे थे। एज द सन इमर्ज, यानी कि जब सनराइज हो रहा था तो आसमान कैसा था? पिंक पिंक कलर का था, और जो बादल थे वो चमक रहे थे। फिर वो कहते हैं द सन इमर्ज टू स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स विद अ रोज टिंटेड ब्लश। तो जब सनराइज हो रहा था तो जो माउंटेन टॉप्स थी, पहाड़ियों की जो चोटियां थी, वो भी चमक रही थी, और ऐसे लग रहा था वो भी थोड़ी गुलाबी रंग की हो गई हैं। रोज टिंटेड ब्लश मीन्स वो ब्लश कर रही थी, हल्का हल्का कलर था उनमें भी रोज कलर, दैट इज पिंक कलर।
तो पूरा आसमान पिंक पिंक सा हो गया था, बादल भी पिंक हो गए थे और जो पहाड़ों की चोटियां हैं वो भी पिंक कलर की चमक रही थी। Now that we were leaving Ravu, Lhamo said she wanted to give me a farewell present. One evening I told her through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the kora, and she'd said that I ought to get some warmer clothes. अब राइटर जहाँ से चल रहे हैं, जिनको उन्होंने गुड बाय कहा, वो जगह कौन सी है जहाँ से वो चल रहे हैं? रावू। और वहाँ पे कोई फीमेल है जिसका नाम है लामो। अब वो कौन है ये हमें नहीं पता, तो उसने राइटर को कहा कि वो उन्हें एक फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती है। फेयरवेल मीन्स जब आप किसी से बिछड़ रहे होते हैं, तो ऐसे मौके पर वो उन्हें एक प्रेजेंट देना चाहती थी। फिर राइटर एक पास्ट की बात बता रहे हैं और वो कोरा को रेफर करते हैं। कोरा क्या है? कोरा इज अ ट्रांसलिट्रेशन ऑफ अ टिबेटन वर्ड दैट मीन्स सर्कमएम्बुलेशन और रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मीन्स किसी चीज़ के आसपास गोल गोल घूमना। So kora is both a type of pilgrimage and a type of meditative practice in the Tibetan Buddhist or Bon traditions. अब कोरा क्या होता है? जो बुद्धिस्ट है उनमें ट्रेडिशन होता है, जैसे हिंदूज में परिक्रमा होती है। उसमें क्या होता है? आप किसी भी भगवान की मूर्ति के इर्द गिर्द उसके चारों सफेरे चक्कर काटते हैं। ऐसे ही बुद्धिस्ट में कोरा होता है। इसे भी रेवोल्यूशन कहते हैं। तो कोई भी रिस्पेक्टेड या रेवरेड जगह हो सकती है। यहाँ पे वो जगह क्या है? माउंट कैलाश का जो माउंटेन है उसके आसपास भी लोग ऐसे चक्कर काटते हैं, कोरा करते हैं। तो राइटर कहते हैं कि एक बार डैनियल ने लामो को बताया था कि वो माउंट कैलाश का कोरा करने जा रहे हैं और इसलिए लामो ने कहा कि उनको थोड़े वार्मर क्लोथ्स चाहिए वहाँ जाने के लिए। After ducking back into her tent, she emerged carrying one of the long-sleeved sheepskin coats that all men wore. Ducking back means going inside and coming out. अब लामो ने क्या किया? वो अपने टेंट में घुसी और फिर बाहर आ गई और उसके हाथ में एक ऐसा टाइप का शीप स्किन का बना हुआ कोट था। शीप स्किन यानी कि बकरी की स्किन से बना हुआ कोट। तो राइटर कहते हैं कि सारे आदमी ऐसा ही कोट पहनते थे, ये काफ़ी वार्म होता है। तो लामो का कहना था कि जैसे कि राइटर माउंट कैलाश की कोरा करने जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत ठंड होती है, इसलिए उन्हें ऐसा कोट पहनना चाहिए। Seton sized me up as we clambered into his car. Ah, yes, he declared. Drogba, sir. Sized me up means to look at someone attentively. बड़े ध्यान से किसी को ऊपर से नीचे तक देखना। Clambered means to move or climb in an awkward way. अजीब से तरीके से किसी चीज़ में घुसना। तो यहाँ पर वो लोग उसकी कार में घुस रहे थे। तो जब राइटर सेटन की कार में घुस रहे थे, सेटन ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा और फिर उसने कहा, यस, ड्रॉकबा सर। ड्रॉकबा इज़ अ शेफर्ड। टिबेटन लैंग्वेज में शेफर्ड को ड्रॉकबा कहते हैं। तो उसने क्या कहा कि राइटर की जो लुक्स हैं वो शेफर्ड लग रहे थे, एक शीप स्किन का कोट पहनकर। We took a shortcut to get off the Changtang. Seton knew a route that would take us southwest almost directly towards Mount Kailash. Now what is Changtang? Changtang is a part of the Tibetan plateau. अब टिबेट क्या है? ये एक प्लेटो है। आप सबने अब ज्योग्राफी में डिटेल्स पढ़ी हैं कि प्लेटो क्या होता है। तो चैंगटैंग भी टिबेटन प्लेटो का हिस्सा है। तो राइटर कहते हैं कि सेटन को एक ऐसा रास्ता पता था जिससे कि वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाकर एकदम माउंट कैलाश के पास पहुंच जाते। It involved crossing several fairly high mountain passes, he said. But no problem, sir, he assured us, if there is no snow. What was the likelihood of that, I asked, not knowing, sir, until we get there. अब सेटन ने कहा कि ये जो रास्ता है इसमें हमें बहुत सारे ऊंचे ऊंचे माउंटेन पासेस क्रॉस करने होंगे और अगर वहाँ बर्फ़ हुई तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर बर्फ़ ना हुई तो उन्हें क्रॉस करना काफ़ी आसान रहेगा। From the gently rolling hills of Ravu, the shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelles that would look up from nibbling the arid pastures and frown before bounding away into the void. अब जब वो रावू से निकले तो वो रावू के लिए क्या कहते हैं, वहाँ पे जो हिल्स थी वो कैसी थी? जेंटली रोलिंग हिल्स। जेंटली रोलिंग हिल्स मीन्स ऐसी हिल्स जिनकी जो स्लोप है, जिनकी जो ढलान है वो ज़्यादा स्टीप नहीं होती।
अब एक तो इस टाइप की पहाड़ियाँ होती हैं और एक पहाड़ियाँ होती हैं ऐसी जिनकी जो ढलान है वो बहुत स्टीप होती है, आप फ़र्क देख सकते हैं। तो रावू में जो पहाड़ियाँ थी वो उनकी जो स्लोप है वो काफ़ी जेंटल थी, बहुत स्टीप नहीं थी। तो जो शॉर्टकट उन्होंने लिया उस शॉर्टकट से वो एक बहुत ही बड़े खुले मैदान जैसे इलाके में पहुंच गए। वहाँ पे गैजल्स थे। गैजल्स क्या है? अफ्रीकन और एशियन मैमल्स विद लार्ज आइज दैट मूव क्विकली एंड हूफ्स। तो इस तरह के जानवर को गैजल कहा जाता है। तो जब वो ऐसे बहुत ही बड़े खुले मैदान से वाले एरिया में पहुंचे, वहाँ पे गैजल्स थे जो कि सूखी हुई, एरिड मीन्स ड्राई, सूखी हुई जो पैस्चर्स थी, घास थी, उसे निबल कर रहे थे, उसकी छोटी छोटी बाइट्स ले रहे थे। और वो फिर क्या करते थे? तेजी से भागते हुए दूर कहीं चले जाते थे। वॉइड मीन्स एम्प्टीनेस, मीन्स एक ऐसा एरिया जो कि खाली है और आपको नहीं पता कि वहाँ पर क्या है। तो वो जो गैजल्स हैं वो ऐसे वहाँ से भाग जाया करते। Further on, where the plains became more stony than grassy, a great herd of wild ass came into view. Saturn told us we were approaching them long before they appeared. Wild ass is an animal who has ears shorter than those of a horse and is smaller in size. तो अब जब वो ट्रैवल कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद ये जो प्लेन्स हैं इनका जो लैंडफॉर्म है वो थोड़ा बदल गया। अब घास कम होने लग गई और पथरीला इलाका आ गया। तब क्या हुआ? एक बहुत ही बड़ा झुंड था वाइल्ड एस का जो कि उनकी कार की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। और इससे पहले कि वो उन्हें नजर आए, सैटर्न ने तो बहुत देर पहले ही बता दिया था कि ये जो झुंड है ये उनकी तरफ आ रहा है। प्रोबेबली उसको उनकी आवाज़ आ गई होगी और जैसे कि वो इस एरिया से फेमिलियर था तो उसे आइडिया होगा कि वहाँ पर वाइल्ड एस होते हैं। Kyang, he said, pointing towards a far off pall of dust. Kyang means the wild ass of Tibet. Pall of dust means एक बहुत ही बड़ा एरिया जो कि मिट्टी से भरा हुआ है, जहाँ पे हवा में मिट्टी उड़ रही है। तो सैटर्न ने उन वाइल्ड एस की तरफ इशारा करके कहा कि उन्हें कैंग कहा जाता है। और जिस दिशा से ये वाइल्ड एस दौड़ते हुए आ रहे थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल थी। When we drew near, I could see the herd galloping en masse, wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course. Maneuvers means a series of movements and galloping en masse means galloping in a group. एक ग्रुप में वो तेज तेज दौड़ रहे थे। अब जैसे जैसे उनकी कार इन वाइल्ड एस के पास आई तो उन्होंने क्या देखा कि जो पूरा का पूरा झुंड है ये बहुत तेज दौड़ रहा था और ये अलग अलग एक्शंस भी कर रहा था। कभी टर्न कर लेते थे, कभी तेज दौड़ने लग जाते थे और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो इतने इकट्ठे हुए हैं, वो कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टाइप की मूवमेंट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे बड़े सिंक्रोनाइज्ड वे में अलग अलग मूवमेंट्स कर रहे थे। Plumes of dust billowed into the crisp, clean air. Plumes are trails and billowed means filled with air, swelled out. तो मिट्टी की बहुत बड़ी बड़ी जो ट्रेल्स हैं, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, वो हवा में बड़ी अच्छे से दिखाई दे रही थी। तो जहाँ जहाँ से वो वाइल्ड एस का ग्रुप दौड़ता हुआ जा रहा था वो पीछे मिट्टी की एक ट्रेल छोड़ते हुए जा रहे थे। As hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary drogpas tending their flocks. अब एक बार फिर से वो खुले मैदान से निकल के माउंटेन्स में पहुंच गए। और वो कहते हैं कि जब हम ऐसे फिर से पहाड़ी इलाका में पहुंचे तो हमने क्या देखा? वहाँ पे सॉलिटरी ड्रॉकबाज थे। सॉलिटरी मीन्स अलोन, अकेले, एंड ड्रॉकबाज आर शेफर्ड्स, भेड़ बकरी चराने वाले। तो उन्होंने क्या देखा कि एक बार फिर से वहाँ पे बहुत सारे शेफर्ड्स थे जो कि अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। Sometimes men, sometimes women, these well-draped figures would pause and stare at our car, occasionally waving as we passed. अब ये जो ड्रॉगबाज हैं, कई बार आदमी, कई बार औरतें, ये सब शेफर्ड्स थे और ये बहुत अच्छे से रैप्ड अप थे। इन्होंने खूब सारे गर्म कपड़े भी पहने हुए होते थे और वो क्या करते थे, जब वो देखते थे कि उनकी कार वहाँ से निकल रही है वो रुक जाते थे, उनकी कार को देखते थे और कई लोग तो उनकी तरफ वेव भी करते थे, उन्हें विश भी करते थे।
When the track took us close to their animals, the sheep would take evasive action, veering away from the speeding vehicle. Veering means to change direction suddenly. अब जब उनकी कार सड़क से जा रही है, वहाँ रास्ते में वो भेड़ बकरियां भी हैं जिन्हें वो ड्रॉगबाज घुमाने लेकर आए हुए हैं। तो वो भेड़ बकरियां क्या करती थे, जब वो उनकी कार देखते थे तो वो एकदम से अपने आप को बचाने के लिए, इवेसिव मीन्स टू सेव वन सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए एकदम से अपना रास्ता बदल लेते थे, टर्न कर जाते थे, कि उन्हें डर लगता था कि कहीं ये गाड़ी उन्हें हिट ना कर दे। We passed nomads' dark tents pitched in splendid isolation, usually with a huge black dog, a Tibetan mastiff, standing guard. अब रास्ते में उन्होंने ऐसे एरियाज भी क्रॉस किए जहाँ पर बड़े बड़े डार्क कलर के टेंट्स लगे हुए थे। वो किनके टेंट्स थे? नोमैड्स के। नोमैड्स मीन्स ऐसे लोग जो कि एक जगह से दूसरी जगह कैरावैन्स में ट्रैवल करते हैं, ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं, और कहीं पे भी जहाँ उन्हें अच्छी जगह, फेवरेबल जगह मिलती है, वहाँ पे टेंट्स लगा के कुछ दिन रहते हैं, फिर से अपने टेंट्स पैक कर लेते हैं और मूव करते हैं, और फिर कहीं और जाकर अपने टेंट्स लगा लेते हैं। उन्हें नोमैड्स कहा जाता है। तो उन्होंने नोमैड्स के डार्क टेंट्स भी क्रॉस किए जो कि स्प्लेंडेड आइसोलेशन में लगे हुए थे। स्प्लेंडेड आइसोलेशन का क्या मतलब है? आइसोलेशन मीन्स अकेलापन, स्प्लेंडेड मीन्स दूर दूर तक कोई नहीं था, बस वो टेंट्स ही लगे हुए थे और वहाँ पर नोमैड्स रह रहे थे। और उन्होंने गार्ड्स के लिए कौन रखे हुए थे? टिबेटन मैस्टिफ डॉग्स, जो कि ह्यूज होते हैं और ब्लैक कलर के होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये टिबेटन मैस्टिफ डॉग है। तो ऐसे बड़े बड़े काले रंग के कुत्ते उन्होंने रखे हुए थे एज गार्ड्स। These beasts would cock their great big heads when they became aware of our approach and fix us in their sights. अब राइटर इन डॉग्स को बीस्ट कह रहे हैं क्योंकि वो इतने ह्यूज और बड़े और काले रंग के थे। फिर वो कहते हैं कि वो जब देखते थे कि कोई आ रहा है तो वो चौकन्ने हो जाते थे। एंड दे वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड्स, यानी कि वो अपने सिर को एक तरफ को, एक डायरेक्शन में घुमा लेते थे और बड़े ध्यान से उनकी कार को आता हुआ देखते थे। तो इससे क्या पता लगता है कि जो टिबेटन मैस्टिफ डॉग्स हैं ये बहुत अलर्ट हैं। कोई भी स्ट्रेंजर अगर उनके पास आता है तो वो उसकी तरफ अपनी अटेंशन पे करते हैं और उसे बड़े ध्यान से देखते हैं कि कौन आ रहा है। As we continued to draw closer, they would explode into action, speeding directly towards us like a bullet from a gun and nearly as fast. तो राइटर कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी कार उनके टेंट के और पास जाती, वो टिबेटन मैस्टिफ कैसे रिएक्ट करते थे? दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, फुल स्पीड पे, जैसे एक गोली चलती है बंदूक से, ऐसे वो उनकी तरफ अटैक करते थे, उनकी गाड़ी की तरफ ऐसे हवा में उड़ते हुए आते थे उन्हें अटैक करने के लिए। These shaggy monsters, blacker than the darkest night, usually wore bright red collars and barked furiously with massive jaws. Shaggy means bushy और hairy, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बाल और फर होती है। तो राइटर इन टिबेटन मैस्टिफ डॉग्स को शैगी मॉन्स्टर्स कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि इतने काले थे, इनका जो रंग है, इनकी फर का जो कलर है, वो कहते हैं कि डार्केस्ट नाइट से भी ज़्यादा काला था। डार्केस्ट नाइट कौन सी होती है? जिस नाइट में कोई मून नहीं होता, नो मून वाली नाइट। तो वो एकदम अंधेरी रात होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा काले रंग के थे ये डॉग्स। और वो कहते हैं कि उन्होंने ब्राइट रेड कलर के कॉलर्स पहने होते थे, और वो इतनी फ्यूरियसली, इतने खतरनाक तरीके से भौंकते थे, और उनके जॉज इतने मैसिव थे और उनके दांत इतने खूंखार थे कि राइटर बहुत ज़्यादा डर गए थे, इसलिए वो इन डॉग्स को मॉन्स्टर्स कहते हैं। They were completely fearless of our vehicle, shooting straight into our path, causing Saturn to brake and swerve. Swerve means to change direction suddenly. अब यहाँ देखिए इस इमेज में, ये जो रेसिंग कार है ये ऐसे जा रही थी और ये एकदम से घूम गई। दिस इज टू स्वर्व, एकदम से उसने अपनी दिशा बदल ली। तो राइटर कहते हैं कि जो डॉग्स हैं इन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता था कि गाड़ी आ रही है, वो एक चलती हुई गाड़ी पर अटैक कर रही हैं, तो वो इसमें बच सकते हैं, हिट हो सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है। वो फियरलेसली उनकी कार की तरफ अटैक करते थे और उस वजह से सैटर्न को कार बचानी पड़ती थी, जिसके लिए वो क्या करता था, एकदम से ब्रेक लगा के कार की स्टीयरिंग को घुमाकर डायरेक्शन चेंज कर लेता था, क्योंकि सामने से वो डॉग उन पर अटैक कर रहा था।
The dog would make chase for 100 meters or so before easing off, having seen us off the property. Easing off means किसी चीज़ को छोड़ देना, पीछा करना छोड़ देना। तो ऑलमोस्ट 100 मीटर्स के लिए ये जो डॉग है ये उनकी कार के पीछे 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 आता था, और जब उसको लगता था कि हाँ अब ये लोग हमारे एरिया से चले गए हैं, फिर वो रिलैक्स हो जाता था और उनके पीछे दौड़ना छोड़ देता था। It wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan mastiffs became popular in China's imperial courts as hunting dogs brought along the Silk Road in ancient times as tribute from Tibet. अब राइटर कहते हैं कि टिबेटन मैस्टिफ डॉग्स का ये बिहेवियर देख के उनके लिए ये जानना मुश्किल नहीं था कि जो एंशियंट चाइना है वहाँ पर इन डॉग्स को हंटिंग डॉग्स की तरह क्यों रखा गया था, और जो रॉयल कोर्ट्स थे वहाँ पर इन्हें रॉयल हंटिंग डॉग्स की तरह रखा जाता था, और ये कहा जाता था कि इन्हें सिल्क रोड से लाया गया था एज अ ट्रिब्यूट फ्रॉम टिबेट बिकॉज दे आर टिबेटन मैस्टिफ्स, ये टिबेट में पाए जाते हैं। तो क्योंकि ये जो टिबेटन मैस्टिफ्स है ये इतने लॉयल होते हैं, इतने खूंखार होते हैं और इतने अलर्ट होते हैं, इसी वजह से चाइना के जितने भी इंपीरियल कोर्ट्स थे, जो रॉयल कोर्ट्स हुआ करते थे, किंगडम्स हुआ करते थे, वहाँ पे टिबेटन मैस्टिफ्स को हंटिंग डॉग्स की तरह रखा जाता था, और ये माना जाता था कि टिबेट की तरफ से ये एक भेंट है जो कि सिल्क रोड द्वारा वहाँ से आई है। By now, we could see snow-capped mountains gathering on the horizon. We entered a valley where the river was wide and mostly clogged with ice, brilliant white and glinting in the sunshine. अब जैसे जैसे राइटर माउंट कैलाश के पास जा रहे हैं वो पहाड़ी इलाके में पहुंच रहे हैं और उन्हें होराइजन पर स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिखाई दे रहे थे। होराइजन क्या होती है? जब आप सनराइज़ या सनसेट देखते हैं तो एक ऐसी लाइन बनी होती है जहाँ से सनराइज होता दिखता है, उसे होराइजन कहा जाता है। तो ऐसे ही होराइजन पर सनराइज से आगे या पीछे उन्हें बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही थी, और वो स्नो कैप्ड थी, उनकी चोटियों पर बर्फ़ थी। और फिर जब वो एक वैली में घुसे तो वहाँ पर उन्होंने एक नदी देखी जिसमें बहुत सारी बर्फ़ भी थी। ये नदी बर्फ़ से भरी हुई थी, और वो बर्फ़ कैसी थी? एकदम ब्रिलियंट वाइट कलर की थी, शाइन कर रही थी। The trail hugged its bank, twisting with the meanders as we gradually gained height and the valley sides closed in. The turns became sharper and the ride bumpier, settled now in third gear as we continued to climb. अब जैसे जैसे वो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लग गए तो वो जो नदी है वो भी उनकी पहाड़ी के साथ साथ बह रही थी, और वो उसके जो रास्ता है, नदी का जो रूट है वो कैसा था? मियांडरिंग था। मियांडरिंग मीन्स ये जो ट्विस्ट एंड टर्न वाली शेप है नदी की, इसे मियांडर कहा जाता है। और जैसे जैसे वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ते गए वो हाइट गेन कर रहे थे। मीन्स जब आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ते जाएंगे तो आप हायर लेवल पे पहुंच जाएंगे, आप हाइट गेन कर लेंगे। तो राइटर कहते हैं कि जैसे जैसे हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ते गए, जो वैली है, नीचे की जो वैली है उसकी साइड्स भी छोटी होने लग गई। तो जो पहाड़ी है उसके जो टर्न्स हैं वो बहुत शार्प हो रहे थे, और जो राइड थी वो बम्पियर हो रही थी, यानी कि इतनी कंफर्टेबल राइड नहीं थी, सड़क इतनी अच्छी नहीं थी। और अब सैटर्न ने कार का थर्ड गियर डाल दिया था क्योंकि उनकी स्पीड स्लो हो गई थी, और वो धीरे 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 इस स्टीप पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे। The track moved away from the icy river, laboring through steeper slopes that sported big rocks daubed with patches of bright orange lichen. Daubed means spread a thicky sticky substance on a surface carelessly. एक ऐसा स्टिकी सब्सटेंस है जिसे कि किसी भी सरफेस, किसी भी परत के ऊपर चिपका दिया जाए। अब ये जो स्टिकी सरफेस है ये क्या है? ये है ब्राइट ऑरेंज कलर का लिचन। लिचन क्या होता है? एक किस्म का पौधा है जो कि वॉल्स, पेड़ या रॉक्स के ऊपर ग्रो होता है। तो राइटर क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे वो चलते गए अब वो इस नदी से दूर हो गए थे, और जो ये पहाड़ी की स्लोप्स हैं, जो ढलान है, वो बहुत स्टीप थी, बहुत स्टीप पहाड़ी थी जिसके ऊपर वो चढ़ रहे थे।
और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर थे और इन बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर इस तरह की ब्राइट ऑरेंज कलर के पौधे चिपके हुए थे, उग रहे थे। इन्हें लिचन कहा जाता है। Beneath the rocks, hunks of snow clung on in near permanent shade. Clung means to hold tightly onto something. अब ये जो पत्थर थे पहाड़ियों पर, इनके नीचे बर्फ के बहुत बड़े बड़े जो हंक्स हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं, वो लटक रहे थे और ऐसे लग रहा था कि वो वहाँ परमानेंटली लटके हुए हैं। I felt the pressure building up in my ears, held my nose, snorted and cleared them. अब जब आप एकदम से हाइट गेन करते हैं, जैसे कई बार एरोप्लेन में ट्रैवल करते हुए भी होता है, एयर प्रेशर बढ़ जाता है, तब क्या आपको एकदम से फील होता है कि आपके कानों में बहुत ज़ोर से दर्द हो रही है। ऐसे ही दर्द राइटर को भी एक्सपीरियंस हुई और उन्हें ऐसे लगा कि उनके कान में बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया है। फिर उन्होंने अपने नाक को ज़ोर से दबाया और नाक से हवा लेने की कोशिश की ताकि वो अपने कानों को क्लियर कर सकें, जो प्रेशर है उसे रिलीज़ कर सकें। We struggled round another tight bend and Saturn stopped. एक और बहुत ही शार्प सा बेंड आया और सैटर्न ने कार को रोक दिया। He had opened his door and jumped out of his seat before I realized what was going on. Snow, said Daniel as he too exited the vehicle, letting in a breath of cold air as he did so. अब वहाँ पर उन्हें बर्फ मिली सड़क पर और इसलिए सैटर्न और डैनियल दोनों कार में से उतर गए। और जब डैनियल कार में से उतरा तो कार में एक ठंडी सी हवा का झोंका आया। A swath of the white stuff lay across the track in front of us, stretching for maybe 15 meters before it pettered out and the dirt trail reappeared. Swath is a long strip or area of something. Pettered out means to diminish gradually and stop, यानी कि धीरे धीरे कम होना और फिर खत्म हो जाना। तो अब जब राइटर ने भी देखा कि सड़क पे जो बर्फ़ पड़ी हुई थी तो वो उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। वो कह रहे हैं वाइट स्टफ़ यहाँ पर क्या है, ये वो स्नो है जो सड़क पर थी। और वो कहते हैं कि उसका एक बड़ा सा स्ट्रिप था जो कि रोड पर था, वो ऑलमोस्ट 15 मीटर्स लेंथ का था और फिर धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया था और फिर डर्ट ट्रेल रीअपियर हो गई थी, यानी कि वापस से रोड पर मिट्टी थी। The snow continued on either side of us, smoothing the abrupt bank on the upslope side. The bank was too steep for our vehicle to scale, so there was no way round the snow path. अब वो कह रहे हैं कि सड़क की दोनों साइड्स पर बर्फ़ थी और सड़क का जो किनारा था, अपस्लोप साइड मीन्स पहाड़ी वाली साइड, जैसे ये पहाड़ है और यहाँ पर रोड है, नीचे खाई है, तो ये वाली जो साइड है रोड की वो है अपस्लोप साइड। वहाँ पे बहुत ही अब्रप्टली बर्फ़ पड़ी हुई थी, यानी कि बहुत बड़ा बहुत ऊंचा ढेर था बर्फ़ का। और वो कहते हैं कि जो तो बैंक है वो बहुत स्टीप था, यानी कि जो बर्फ़ की ढेरी थी उसका जो किनारा था वो इतना स्टीप था कि उनकी कार उसके ऊपर से नहीं जा सकती थी। टू स्केल हियर मीन्स टू क्लाइंब अप और ओवर समथिंग, तो उनकी गाड़ी के लिए वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, वो उस बर्फ़ को क्रॉस नहीं कर सकते थे। I joined Daniel as Saturn stepped onto the encrusted snow and began to slither and slide forward, stamping his foot from time to time to ascertain how sturdy it was. Slither means to move smoothly over a surface, जैसे snake slither करता है, वो एक surface के ऊपर move करता है slippery way में। तो राइटर डैनियल के साथ खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा कि सैटर्न उस स्नो के ऊपर स्लिदर कर रहा था और वो स्नो कैसी थी, एनक्रस्टेड थी। एनक्रस्टेड मीन्स वो हार्ड हो चुकी थी और ऐसे लग रहा था वो जमी हुई है। तो सैटर्न क्या कर रहा था, वो इस बर्फ़ के ऊपर, जमी हुई बर्फ़ के ऊपर स्लिदर एंड स्लाइड कर रहा था और अपने पैरों के साथ स्टैम्प कर रहा था, यानी कि बार बार उस बर्फ़ को हिट कर रहा था, ये चेक करने के लिए कि वो कितनी स्टर्डी है, कितनी सख्त है। क्योंकि क्या होता है, जब बर्फ़ ज़्यादा सख्त हो जाती है तो वो स्लिपरी हो जाती है, इसलिए वो उसकी हार्डनेस चेक कर रहा था। I looked at my wristwatch. We were at 5,210 meters above sea level. The snow didn't look too deep to me, but the danger wasn't its depth, Daniel said, so much as its icy top layer.
If we slip off, the car could turn over, he suggested, as we saw Saturn grab handfuls of dirt and fling them across the frozen surface. Fling means to throw something. अब राइटर ने चेक किया कि वो कितनी हाइट पर थे. दे वर एट 5210 मीटर्स अबव द सी लेवल. तो अब फर्दर वो कहते हैं कि बर्फ़ की गहराई इतनी डेंजरस नहीं थी, लेकिन डैनियल ने उन्हें बताया कि डेंजर ये था कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा हार्ड थी, वो बहुत ज़्यादा जमी हुई थी, जैसे इंक्रस्टेड कहा उन्होंने, तो वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गई थी. और डैनियल ने कहा कि अगर हम फिसल गए तो कार उलट भी सकती है और वो नीचे खाई में भी गिर सकते हैं. तभी उन्होंने क्या देखा कि सैटर्न डर्ट यानी कि मिट्टी की मुट्ठियाँ उठा उठा के गाड़ी की तरफ टायर्स के नीचे बर्फ़ के ऊपर गिर रहा था. क्यों गिर रहा था वो? ताकि ये जो डर्ट है ये स्नो के ऊपर आ जाएगी, तो फिर स्नो का जो स्लिपरीपन है वो कम हो जाएगा. डर्ट बीच में फ्रिक्शन कॉज करेगी. We both pitched in, and when the snow was spread with soil, Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten Saturn's load. अब डैनियल और राइटर दोनों ने मिलकर सैटर्न की मदद की. उन्होंने बहुत सारी मिट्टी स्नो के ऊपर घेर दी और फिर वो व्हीकल से बाहर खड़े हो गए ताकि गाड़ी का वज़न कम हो जाए और सैटर्न आराम से गाड़ी को बर्फ़ के ऊपर से ले जाए. He backed up and drove towards the dirty snow, eased the car onto its icy surface and slowly drove its length without apparent difficulty. 10 minutes later, we stopped at another blockage. Not good, sir, Saturn announced as he jumped out again to survey the scene. Survey means किसी चीज़ को चेक करना. अब 10 मिनट के बाद एक बार फिर से उन्हें बर्फ़ मिली और सैटर्न उतर के कहता है कि ये सीन अच्छा नहीं है. This time he decided to try and drive round the snow. The slope was steep and studded with major rocks, but somehow Saturn negotiated them, his four-wheel drive vehicle lurching from one obstacle to the next. Lurching here means swaying, झूलना. तो राइटर कहते हैं कि इस बार सैटर्न ने डिसाइड किया कि वो इस बर्फ़ को आराम से क्रॉस कर लेगा. हालांकि पहाड़ी की स्लोप बहुत स्टीप थी और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर भी थे, लेकिन सैटर्न ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी. उसने उन्हें नेगोशिएट किया, यानी कि उनका सामना किया, और उसकी गाड़ी ऐसा करते वक्त झूल रही थी जब वो एक ऑब्स्टेकल से दूसरे ऑब्स्टेकल पर जा रही थी. In so doing, he cut off one of the hairpin bends, regaining the trail further up where the snow had not drifted. What is a hairpin bend? ये देख रहे हैं आप, इतना जो शार्प टर्न होता है दैट इज़ कॉल्ड अ हेयरपिन बेंड. तो जब आप मोड़ काट रहे होते हैं, जब आप मोड़ पर होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि सामने से कोई व्हीकल आ रहा है कि नहीं. आपको बिल्कुल भी नहीं दिखता, बिल्कुल ब्लाइंड टर्न होता है. दैट इज़ अ हेयरपिन बेंड. यू कैन ऑल्सो से इट इज़ अ शार्प यू शेप्ड बेंड इन द रोड. तो जब सैटर्न उस स्नो का सामना कर रहा था तो ऐसा ही एक खतरनाक सा मोड़ भी आया जिसे उसने पार किया. I checked my watch again as we continued to climb in the bright sunshine. We crept past 5,400 meters and my head began to throb horribly. Throb means to pulsate. जैसे सिर दर्द होता है तो उसमें एक वाइब्रेशन सी फील होती है, दैट इज़ थ्रॉबिंग. राइटर कह रहे हैं जब वो पहाड़ियाँ चढ़ते जा रहे थे, एक बारी बीच में बहुत अच्छी धूप भी आई और उन्हें देखा कि अब वो 5,400 मीटर्स की हाइट पार कर चुके थे और अचानक से उनका सिर दर्द होने लग गया. I took gulps from my water bottle, which is supposed to help a rapid ascent. Rapid ascent means a climb on a steep slope. जब आप बहुत ही steep slope पर चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं, so the ascent is very rapid, यानी कि आप बहुत तेज़ी से increase कर रहे हैं अपनी height. Gulps means large volume, किसी भी चीज़ की लार्ज वॉल्यूम तेज़ तेज़ पीना, और जब आप पीते हैं तो आवाज़ भी आती है, दैट इज़ कॉल्ड गल्प. तो राइटर ने ऐसे ही पानी गल्प किया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ऐसे बहुत ही स्टीप चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो ताकि आप बीमार ना हो या आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सिकनेस ना हो, उसे बचाने के लिए ऐसे पानी गल्प करके पीना चाहिए. We finally reached the top of the pass at 5,515 meters. It was marked by a large cane of rocks festooned with white silk scarves and ragged prayer flags. Large cane of rocks means a pile of stones, and festooned means decorated.
जब फाइनली वो एक माउंटेन पास पर पहुंचे, माउंटेन पास क्या होता है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाने के लिए पहाड़ में एक रास्ता बनाया जाता है, उसे पास कहते हैं। तो 5515 मीटर की हाइट पर वो एक माउंटेन पास पर पहुंचे। और जब भी ऐसे माउंटेन पास आता है तो क्या लोग वहाँ पे क्या करते हैं, एक पत्थरों की ढेरी सी बना देते हैं, ये बताने के लिए कि रास्ता यहाँ से है। वो एक इंडिकेटर होता है कि हाँ जी यहाँ से रास्ता है, और वहाँ पर उसे सजाने के लिए झंडे, प्रेयर फ्लैग्स लगा देते हैं। तो ऐसा ही एक माउंटेन पास उन्होंने भी क्रॉस किया। We all took a turn round the cane in a clockwise direction as is the tradition and Saturn checked the tires on his vehicle. तो अब इन सब ने क्या किया, ये जो पाइल ऑफ स्टोन्स थी जिसे वो केन कह रहे हैं, उसके आसपास क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, वो डायरेक्शन जिसमें क्लॉक मूव करती है। तो ऐसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उन्होंने इस पाइल ऑफ रॉक्स का चक्कर लगाया, जो कि एक रिवाज है। और उतनी देर में सैटर्न ने कार के टायर्स चेक किए कि कहीं उन्हें कोई डैमेज तो नहीं हुआ। He stopped at the petrol tank and partially unscrewed the top, which emitted a loud hiss. The lower atmospheric pressure was allowing the fuel to expand. It sounded dangerous to me. Maybe sir, Saturn laughed, but no smoking. अब सैटर्न एक पेट्रोल पंप पे रुका और उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा ही फ्यूल टैंक का ढक्कन खोला और उसमें से एक जोर सी आवाज़ निकली, हिस साउंड। ये आवाज़ किस चीज़ की थी, वहाँ पर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो बहुत लो था, जिसकी वजह से जो पेट्रोल था वो एक्सपैंड हो गया था। पेट्रोल टैंक में जो फ्यूल था वो वॉल्यूम उसकी बढ़ गई थी। उसी वजह से जब उसने ढक्कन खोला तो उसमें से हिस की आवाज़ निकली। राइटर को बहुत डेंजरस लगा, लेकिन सैटर्न हंसने लगा और उसने कहा बट नो स्मोकिंग। वो ऐसे ही मजाक कर रहा था, वो ये कहना चाह रहा था कि लग रहा है पेट्रोल टैंक स्मोक कर रहा है क्योंकि उसमें से धुआं निकल रहा था। My headache soon cleared as we careered down the other side of the pass. Careered down means move fast in uncontrolled manner. बहुत तेज़ी से ऐसा लगे कि आप बिना कंट्रोल के चल रहे हैं, दैट इज़ careered down। तो जब भी आप किसी स्टीप स्लोप के नीचे वाली डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कि आप डिसेंड करते हैं, तो जनरली क्या होता है, आपका अपने ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और ऐसे लगता है कि आप बिना कंट्रोल के बहुत तेज़ी से नीचे जा रहे हैं। तो जब वो पास, उन्होंने माउंटेन पास क्रॉस किया, उसके बाद वो पहाड़ी के नीचे आने लग गए, और जैसे ही वो नीचे आने लग गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ने लग गया। तो राइटर की तबीयत थोड़ी ठीक हो रही थी। इट वॉज 2 o'clock बाय द टाइम वी स्टॉप फॉर लंच। वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड अ लॉन्ग कैनवस टेंट, पार्ट ऑफ द वर्क कैंप इरेक्टेड बिसाइड अ ड्राई सॉल्ट लेक। तो फाइनली उन्होंने पहाड़ी का डिसेंट कंप्लीट कर लिया था, एक बार फिर से वो एक वैली में आ गए। तो राइटर कहते हैं कि हम दोपहर के 2 बज गए थे जब हम वहाँ पहुँचे और हमने लंच किया। लंच उन्होंने कहाँ पर किया, एक कैनवस का टेंट बना हुआ था। वो बहुत ही बड़ा टेंट था क्योंकि वो एक वर्क कैंप था, और वहाँ पर क्या थी, एक ड्राई सॉल्ट लेक थी। एक ऐसी लेक थी जो सूख चुकी थी, और वहाँ पर जो नदी में, जो लेक में नमक था, उस पर काम किया जाता था। इसलिए ये जो टेंट है ये वर्क कैंप था, और यहाँ पे इन्होंने हॉट नूडल्स खाई। The plateau is pockmarked with salt flats and brackish lakes, vestiges of the Tethys Ocean which bordered Tibet before the great continental collision that lifted it skyward. Pockmarked means disfigured with a scar, और यहाँ पे pockmark का मतलब है ऐसे 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 निशानों से भरे होना। Brackish means slightly salty water, नमकीन पानी। Vestiges means a trace of something that is disappearing, कोई चीज़ जो गायब हो चुकी है लेकिन उसके निशान अभी भी मौजूद हैं, जिसे हम ruins भी कह सकते हैं। ruins तो खंडहर होते हैं। Vestiges means किसी चीज़ का आखिरी निशान जो ये हिंट देता है कि कोई चीज़ वहाँ पर मौजूद थी। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगी टेथिस ओशन क्या है। पहले, बहुत साल पहले, ये जो ग्लोब है इसकी शक्ल कुछ इस तरह से थी। यहाँ पर टेथिस सी थी। धीरे धीरे क्या हुआ, ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स जो होती हैं, जो हमारी प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, जिसे हम अर्थक्वेक भी कहते हैं, जिसकी जो कॉज है अर्थक्वेक्स का,
ऐसी ही टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से ये जो प्लेट है ये मूव होकर ऊपर की तरफ आई और इस वाली प्लेट में जुड़ गई, जिस वजह से ये जो टेथिस सी या टेथिस ओशन है ये ऊपर आसमान में चला गया। तो राइटर भी यही कह रहे हैं कि जो प्लेटो है, जो तिब्बतन प्लेटो है, इसमें बहुत सारे नमकीन लेक्स देखने को मिलती हैं। वहाँ पे लेक्स में जो पानी है वो नमकीन है और ये माना जाता है कि ये जो लेक्स हैं ये क्या है, ये टेथिस ओशंस के ट्रेसेस हैं। जब ये गोंडवाना वाला एरिया टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से ऊपर को आया और इस वाली प्लेट से जुड़ गया, तब ये जो टेथिस सी है ये लैंड के ऊपर लेक्स के रूप में रह गई। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी लेक्स तिब्बत में भरी हुई हैं। This one was a hive of activity. Men with pickaxes and shovels trudging back and forth in their long sheepskin coats and salt-encrusted boots. अब वो कहते हैं कि ये जो ड्राई सॉल्ट लेक थी जहाँ पर उन्होंने लंच किया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी। हाइव मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी। वहाँ पे बहुत सारे आदमी थे जिन्होंने एक्सेस पकड़ी हुई थी, शॉवल्स पकड़े हुए थे, उन्होंने शीप स्किन वाले कोट्स पहने हुए थे और बूट्स पहने हुए थे जो नमक से भरे हुए थे। तो ये सब लोग क्या कर रहे थे, ये उस ड्राई सॉल्ट लेक से नमक निकाल रहे थे। All wore sunglasses against the glare as a steady stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt. तो ये सभी वर्कर्स ने सनग्लासेस भी पहने हुए थे क्योंकि वहाँ पे सनशाइन बहुत ज़्यादा तीखी थी। और उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत ही लंबी सी लाइन है ट्रक्स की जो कि नीले रंग के थे और उनमें नमक भरा हुआ था, वो सॉल्ट कैरी कर रहे थे। और यहाँ पे वो कहते हैं कि जो वाइट लेक थी, जो सॉल्टी लेक थी, ये ब्लाइंडिंग थी, यानी कि इतनी तेज़ धूप थी और ये जो वाइट कलर है ये इतना ब्राइट था कि आप उसको देख नहीं सकते थे। वो ब्लाइंडिंग थी मीन्स आप उसे देख नहीं सकते थे। By late afternoon we had reached the small town of Hor, back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. तो यहाँ पे राइटर कौन से ओल्ड ट्रेड रूट की बात कर रहे हैं, वही सिल्क रोड। तो अब फिर लेट आफ्टरनून में वो होर पहुंच गए। एक छोटा सा टाउन है जो कि ईस्ट वेस्ट हाईवे पर लाई करता है, वही हाईवे जो लहासा को कश्मीर से जोड़ता है। Lhasa is the capital of Tibet and Kashmir, we all know, the Kashmir Valley in India. Daniel, who was returning to Lhasa, found a ride in a truck, so Seton and I bade him farewell outside a tire repair shop. अब डैनियल ने लहासा जाना था इसलिए वो होर से लहासा चला गया। यहाँ पर आप मैप पर लहासा की लोकेशन भी देख सकते हैं। We had suffered 2 punctures in quick succession on the drive down from the salt lake and Seton was eager to have them fixed since they left him with no spares. अब जब उन्होंने इतनी ऊंची पहाड़ी क्रॉस की थी तो रास्ते में जब भी उन्होंने बर्फ़ का भी सामना किया, रास्ते में बहुत बड़े बड़े पत्थर भी थे, तो उनके 2 बार टायर भी पंचर हो गए थे। तो इसलिए सेटन उनको रिपेयर करवाना चाहता था क्योंकि अब उसके पास और कोई स्पेयर टायर नहीं था। Besides, the second tire he'd changed had been replaced by one that was as smooth as my bald head. Bald means someone who does not have hair on his head is called bald. अब यहाँ पर देखिए इस इमेज में ये जो टायर है और ये जो टायर है, दोनों में क्या फ़र्क है। ये टायर थोड़ा नया है इन कंपैरिजन टू दिस टायर। ये टायर की जो सरफेस है इसके ऊपर से सारी ये जो लाइंस और ये जो पैटर्न है ये ख़त्म हो चुका है क्योंकि ये टायर वोर्न आउट है। अब इसकी जो सरफेस है इतनी स्मूथ हो गई है। तो राइटर भी यही कह रहे हैं कि जो सेकंड टायर हमने यूज़ किया था वो ऐसे ही स्मूथ था जैसे किसी गंजे इंसान का सिर होता है, एकदम स्मूथ। तो ये जो टायर है ये वोर्न आउट है और ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, इसलिए वो कह रहे थे कि हमें जल्दी थी कि हम अपने दोनों टायर्स को रिपेयर करवा लें। Hor was a grim, miserable place. Grim means very serious and miserable means something which gives you a sad vibe. तो होर इतनी अच्छी जगह नहीं थी। There was no vegetation whatsoever, just dust and rocks liberally scattered with years of accumulated refuse, which was unfortunate
Given that the town sat on the shore of Lake Mansarovar, Tibet's most venerated stretch of water. Accumulated means gathered, इकट्ठा हो जाना, and venerated means respected. अब यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं कि होर इतना सैड और ग्रिम और मिजरेबल प्लेस क्यों था। वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं थी, बहुत ही ड्राई डस्टी एरिया था, वहाँ पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे और ऐसे लग रहा था कि वहाँ पे बहुत सारा रिफ्यूज़ यानी कि गार्बेज इकट्ठा हो गया है बहुत सारे सालों से। और फिर वो कहते हैं कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात थी, बहुत ही दुखद बात थी, क्योंकि होर का जो शहर है वो लेक मानसरोवर के किनारे पर था और लेक मानसरोवर तिब्बत में एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जगह है। सब लोग इस लेक की बहुत पूजा करते हैं और उस पूजनीय लेक के किनारे पे बसी हुई जो शहर है होर, वो इतना सैड और ग्रिम और मिजरेबल है। ये बहुत ही दुखद बात थी। Ancient Hindu and Buddhist cosmology pinpoints Mansarovar as the source of four great Indian rivers, the Indus, the Ganges, the Sutlej and the Brahmaputra. So here I have the map for you. इस मैप में आप ध्यान से देखिए, यहाँ कहीं पर है लेक मानसरोवर और लेक मानसरोवर से ही कहा जाता है कि हमारी जो चार मेन नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गेंजेस, सतलुज, ये चारों नदियाँ यहीं से ओरिजिनेट करती हैं। ऐसा हिंदू और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी में कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी इज़ द साइंस अबाउट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। तो कॉस्मोलॉजी के हिसाब से कहा जाता है कि लेक मानसरोवर इज़ द सोर्स ऑफ फोर ग्रेट इंडियन रिवर्स, यू कैन सी इन दिस इमेज। Actually, only the Sutlej flows from the lake, but the headwaters of the others all rise nearby on the flanks of Mount Kailash. We were within striking distance of the great mountain and I was eager to forge ahead. Flanks means sides and forge means to go ahead. अब राइटर कहते हैं कि एक्चुअली सच में क्या है कि सिर्फ जो सतलुज नदी है वो लेक मानसरोवर से निकलती है और जो बाकी तीन नदियां हैं उनका जो सोर्स है वो माउंट कैलाश की साइड से है। और फिर वो कहते हैं कि वो इस महान पर्वत के बहुत पास थे और वो बहुत ईगर थे, बहुत उत्सुक थे कि वो आगे चलें, अपनी जर्नी कंटिन्यू करें। बट आई हैड टू वेट। Saturn told me to go and drink some tea in Hor's only cafe, which, like all the other buildings in town, was constructed from badly painted concrete and had 3 broken windows. The good view of the lake through one of them helped to compensate for the drought. राइटर को अभी सैटर्न ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था, अभी उन्हें वेट करना था और सैटर्न ने उन्हें कहा कि होर में जो एक ही वन एंड ओनली कॉफ़ी शॉप है वहाँ जाकर कुछ चाय पी लीजिए। तो वो कहते हैं कि वो बिल्डिंग भी बहुत ही गंदी थी, जैसे कि होर में बाकी सारी बिल्डिंग्स थी, बुरी तरह से पेंट की गई थी और उसकी सारी खिड़कियाँ भी टूटी हुई थी। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि जब वो वहाँ जाकर बैठे तो वहाँ एक खिड़की में से उन्हें लेक का बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा था। I was served by a Chinese youth in military uniform who spread the grease around on my table with a filthy rag before bringing me a glass and a thermos of tea. Filthy means dirty and rag is an old worn out cloth. Filthy means dirty, तो वो जो कपड़ा था वो बहुत ही ग्रीसी था, बहुत ही गंदा था। तो उसने एक बहुत ही गंदे ग्रीस से भरे हुए कपड़े के साथ उनका टेबल साफ किया और उसकी वजह से वो टेबल और भी गंदा हो गया। तो ये जो वेटर है ये चाइनीज़ था और इसने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। और फिर वो राइटर के लिए एक ग्लास और एक थर्मस ले आया जिसमें चाय थी। Half an hour later, Saturn relieved me from my solitary confinement and we drove past a lot more rocks and rubbish westwards out of town towards Mount Kailash. Solitary means the state of being alone, अकेलापन। तो आधे घंटे के इंतज़ार के बाद सैटर्न आ गया और वो और राइटर एक बार फिर से माउंट कैलाश की तरफ चल पड़े। My experience in Hor came as a stark contrast to accounts I read of earlier travelers' first encounters with Lake Mansarovar. राइटर कहते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस था होर में वो एकदम कॉन्ट्रास्ट था, यानी कि एकदम ऑपोजिट था। पहले उन्होंने बहुत सारे ट्रैवलर्स के अकाउंट्स पढ़े थे और उन ट्रैवलर्स ने लेक मानसरोवर के बारे में जो कहा था, राइटर का एक्सपीरियंस उससे बिल्कुल ऑपोजिट था। एकाएक
Kawaguchi, a Japanese monk who had arrived there in 1900, was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears. अब राइटर अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं जो उन्होंने पढ़े थे. एक जापानीज monk means a saint, a Buddhist, a follower of Buddhism. उसका नाम था एकाई कावागुची. ये जापानीज था. ये वहाँ 1900 में गया था, इन द ईयर 1900, और उसने ये लिखा था कि वो इस लेक मानसरोवर की सैंक्टिटी, उसकी प्योरिटी देख के इतना मूव हो गया था, यानी कि इतना भावुक हो गया था कि वो रोने लग गया. A couple of years later, the hallowed waters had a similar effect on Sven Hedin, a Swede who wasn't prone to sentimental outbursts. Hallowed means respected. अब एक और एक्सपीरियंस है एक स्वीड का, यानी कि एक इंसान जो स्वीडन का रहने वाला था, उसका नाम था स्वेन हेडन. कुछ सालों बाद वो भी लेक मानसरोवर पर गया और जब उसने लेक मानसरोवर के रिस्पेक्टेड वाटर्स को देखा तो वो भी सेंटिमेंटली आउटबर्स्ट फील कर रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, यानी कि वो भी रोने लग गया. लेकिन एक्चुअली वो इमोशनल टाइप का इंसान नहीं था. तो बहुत सारे लोग जो कि वैसे इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जब वो इतनी अच्छी, इतनी प्योर और इतनी शांत लेक को देखते थे तो उनकी इमोशंस ऊपर आ जाती थी. It was dark by the time we finally left again, and after 10:30 p.m. we drew up outside a guest house in Darchen for what turned out to be another troubled night. तो फाइनली वो लोग 10:30 बजे एक गेस्ट हाउस के बाहर पहुंचे और ये जगह का नाम था डार्चन. और राइटर कहते हैं कि ये रात उनके लिए बहुत ही ट्रबल्ड नाइट थी क्योंकि उन्हें सिकनेस फील हुई. Kicking around in the open air rubbish dump that passed for the town of Hor had set off my cold once more, though if truth be told it had never quite disappeared with my herbal tea. अब अगर आप used to नहीं हैं तो आपको लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली जगह पर अनईजी फील होगा. ऐसा ही राइटर को भी फील हो रहा था. वो कहते हैं कि जब उन्होंने होर क्रॉस किया, वो इतनी फिल्दी जगह थी, वहाँ पे इतना कूड़ा करकट था कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनका कोल्ड एक बार फिर से शुरू हो गया. और फिर वो कहते हैं कि सच्ची बात तो ये है कि हर्बल टी पीने से भी उनका कोल्ड ठीक हुआ ही नहीं था. तो एक बार फिर से उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम फील हो रहा था. One of my nostrils was blocked again, and as I lay down to sleep, I wasn't convinced that the other would provide me sufficient oxygen. तो उनका एक नाक बंद हो गया था और जब वो सोने के लिए लेटे तो उन्हें लग रहा था कि उन्हें पूरा सांस नहीं आ रहा. My watch told me I was at 4,760 meters. It wasn't much higher than Ravu, and there I'd been gasping for oxygen several times every night. I'd grown accustomed to these nocturnal disturbances by now, but they still scared me. Nocturnal means something which occurs at night time. रात के समय में होने वाली एक्टिविटी. अब उनकी अभी हाइट कितनी थी? They were at 4,760 meters above sea level. तो राइटर कह रहे हैं कि जब वो रावू में थे उसका भी हाइट इतना ही है और वहाँ पे भी बहुत सारी रातों पे वो अनईजी फील करते थे क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती थी. और वो कहते हैं कि अब तो ऐसा होता ही था कि रात के समय में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील करता था, लेकिन मुझे अभी भी उससे डर लगता था. डर क्यों लगता था? क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको ऑक्सीजन नहीं आ रही, आप ब्रीद नहीं कर पा रहे तो आप अनईजी फील करेंगे और आपको डर भी लगेगा कि कहीं दम घुटने से आप मर ना जाए. Tired and hungry, I started breathing through my mouth. After a while, I switched to single nostril power, which seemed to be admitting enough oxygen, but just as I was drifting off, I woke up abruptly. अब राइटर कहते हैं कि वो बहुत थके हुए थे, उन्हें बहुत भूख भी लग रही थी और इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं मुंह से सांस लेने लग जाता हूँ. थोड़ी देर के बाद उन्हें लगा कि मैं एक ही नाक से सांस लेता हूँ, मेरा एक ही नॉस्ट्रिल पूरा ऑक्सीजन पुल कर लेगा. लेकिन जैसे ही वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ मीन्स गोइंग ऑफ टू स्लीप, जैसे ही उन्हें नींद आने लगी वो अचानक से उठ गए. उन्हें कुछ ख्याल आया, वो घबरा गए और वो उठ गए. Something was wrong. My chest felt strangely heavy and I sat up
and I sat up, a movement that cleared my nasal passages almost instantly and relieved the feeling in my chest. Curious, I thought. अब जैसे ही वो सोने लगे, वो अचानक से उठ गए. उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है. उन्हें एकदम से अपनी चेस्ट में बहुत हैवीनेस फील हो रही थी, इसलिए वो बैठ गए. और वो कहते हैं कि जैसे ही वो बैठे, ये जो हैवीनेस है ये चली गई. उनका नाक भी खुल गया. और वो बहुत ज़्यादा हैरान थे कि जैसे ही वो लेटते हैं नाक बंद हो जाता है, चेस्ट हैवी हो जाती है. जैसे ही बैठते हैं तो उनका नाक खुल जाता है और चेस्ट की हैवीनेस भी चली जाती है. ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है कोल्ड का और हम सब ये एक्सपीरियंस करते हैं. I lay back down and tried again. Same result. I was on the point of disappearing into the land of Nod when something told me not to. अब उन्हें इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, लेकिन वो सो नहीं पा रहे थे, वो अनईजी थे. फिर से उन्होंने सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो सोने लगते थे, जैसे ही वो लेटते थे, उनकी नॉस्ट्रल्स बंद हो जाती थी और चेस्ट में हैवीनेस फील होती थी. एक बार तो वो उनको इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी कि बिना होश के ही वॉज अबाउट टू डिसअपियर इनटू द लैंड ऑफ नॉड. व्हाट इज़ द लैंड ऑफ नॉड? इट मीन्स द स्टेट ऑफ स्लीप. तो वो कहते हैं कि वो इतने ज़्यादा थके हुए थे कि वो एकदम से ऐसे उन्हें लग रहा था कि अब तो वो सो ही जाएंगे, लेकिन फिर से उनके दिमाग ने उन्हें इंडिकेट किया कि उन्हें सोना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो जब लेटेंगे तो उन्हें आंख लग जाएगी, नींद आ जाएगी, लेकिन सांस भी नहीं आएगा तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा और उन्हें कुछ भी हो सकता है. It must have been those emergency electrical impulses again, but this was not the same as on previous occasions. This time I wasn't gasping for breath. I was simply not allowed to go to sleep. अब वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि मेरे दिमाग से सिग्नल आ रहे थे. इम्पल्सेस मीन्स सिग्नल्स. उनका दिमाग उन्हें सिग्नल भेज रहा था कि उन्हें सोना नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि उनको जो कोल्ड हो गया है उस वजह से उनका ब्रीदिंग सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए उनका दिमाग बार बार उन्हें सिग्नल भेज रहा था कि आपने सोना नहीं है. एंड ही सेज आई वाज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप. उनका दिमाग उन्हें सोने नहीं दे रहा था. Sitting up once more immediately made me feel better. I could breathe freely and my chest felt fine. But as soon as I lay down, my sinuses filled and my chest was odd. एक बार फिर से वो यही बात रिपीट कर रहे हैं कि जैसे ही वो बैठे एकदम से ही वो बिल्कुल ठीक हो गए. उन्हें बेटर फील हो रहा था, चेस्ट लाइट हो गई थी, वो आराम से सांस ले पा रहे थे. लेकिन जैसे ही वो लेटे फिर से उनके साइनसेस भर गए, उनका नाक ब्लॉक हो गया और उन्हें चेस्ट में हैवीनेस फील हो रही थी. I tried propping myself upright against the wall, but now I couldn't manage to relax enough to drop off. Drop off again means to go to sleep. Propping means to hold up, किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़े होना. अब वो कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि चलो मैं ऐसा करता हूँ, दीवार के साथ ढांसना लगा लेता हूँ, अपनी बैक को दीवार के साथ रेस्ट करा लेता हूँ और ऐसे सो जाता हूँ. लेकिन वो कह रहे हैं कि वो इतना रिलैक्स ही नहीं कर पा रहे थे, इतना इजी नहीं फील कर पा रहे थे कि वो सो जाएं, क्योंकि उनका दिमाग बार बार उन्हें यही इंडिकेशन दे रहा था कि उन्हें सोना नहीं चाहिए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. तो ऐसा बहुत बार होता है कि हमें बहुत ज़ोर से नींद आ रही होती है लेकिन हम सो नहीं पाते क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं होती. एंड दिस इज़ अ वेरी ट्रबलसम काइंड ऑफ अ सिचुएशन दैट द राइटर वॉज गोइंग थ्रू. I couldn't put my finger on the reason, but I was afraid to go to sleep. A little voice inside me was saying that if I did, I might never wake up again. So I stayed awake all night. I couldn't put my finger on the reason means, राइटर कह रहे हैं कि वो ये नहीं जान पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है, लेकिन उन्हें सोने से डर लग रहा था और उनके दिमाग से एक आवाज़ आ रही थी जो कि उन्हें सोने से रोक रही थी और वो ये कह रही थी कि अगर तुम सो गए तो हो सकता है तुम कभी भी उठोगे नहीं. इसलिए राइटर सारी रात जागे रहे, वो सोए नहीं. Saturn took me to the Darchan Medical College the following morning. The medical college at Darchan was new and looked like a monastery from the outside, with a very solid door that led into a large courtyard. मोनास्ट्री क्या होती है? जो बुद्धिस्ट होते हैं उनका जो टेम्पल होता है या
प्लेस ऑफ वर्शिप होती है उसे मोनास्ट्री कहा जाता है। कोर्टयार्ड इज अ लार्ज वरांडा। तो सेटन उन्हें दार्चन मेडिकल कॉलेज ले गया और वो लुक्स में एक मोनास्ट्री जैसा था, एक बहुत ही बड़ा सा दरवाज़ा था और अंदर जाके एक बहुत ही बड़ा कोर्टयार्ड या वरांडा था। We found the consulting room which was dark and cold and occupied by a Tibetan doctor who wore none of the paraphernalia that I had been expecting. अब पैराफर्नेलिया क्या होता है? ये जो डॉक्टर्स की ड्रेस होती है, वो एक वाइट कलर का गाउन पहनते हैं, फेस मास्क लगाते हैं, गले में स्टेथोस्कोप होता है, टॉर्च पकड़ी होती है, तो आपको दूर से ही बंदा देख के पता चल जाता है कि ये डॉक्टर है। लेकिन उस मेडिकल कॉलेज में जो टिबेटन डॉक्टर था उसने ऐसा कुछ भी नहीं पहना हुआ था, इसलिए पता ही नहीं चल रहा था कि वो डॉक्टर है। फिर वो कहते हैं कि जो कंसल्टिंग रूम है वो बहुत ही डार्क था, वहाँ पे बहुत ठंड थी और वो जो डॉक्टर था उसने कोई भी डॉक्टर वाली चीज़ें नहीं पहनी हुई थी। नो वाइट कोट, ही लुक लाइक एनी अदर टिबेटन विद अ थिक पुलोवर एंड अ वूली हैट। तो इस डॉक्टर ने सफ़ेद रंग का कोट नहीं पहना हुआ था, ये और कोई भी आम टिबेटन इंसान जैसा था, उसने बस एक मोटा सा पुलोवर पहना था और एक टोपी पहनी हुई थी। When I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion to lying down, he shot me a few questions while feeling the veins in my wrist. Aversion means dislike for something. तो जब राइटर ने उन्हें बताया कि वो रात भर सो नहीं पाए और जब भी वो लेटने लगते थे तो उन्हें अनईजी फील होता था, नाक बंद हो जाता था, चेस्ट हैवी हो जाती थी, तो डॉक्टर ने उनसे कुछ सवाल पूछे और उनकी कलाई में जो नसें थी उन्हें फील किया, उनकी पल्स चेक की। It's a cold, he said finally through Saturn. A cold and the effects of altitude. Altitude means height. तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ज़ुकाम हो गया है और जैसे कि आप अभी हाइट पर हैं, काफ़ी ऊंचाई पर हैं, तो उसकी वजह से आपको सिकनेस हो गई है। I'll give you something for it. I asked him if he thought I'd recover enough to be able to do the kora. कोरा अगेन द रेवोल्यूशन अराउंड माउंट कैलाश, जिसके लिए वो वहाँ गए थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या वो इतने ठीक हो जाएंगे कि वो कोरा कर पाएंगे, और डॉक्टर ने कहा ओ येस यू विल बी फाइन। डॉक्टर ने कहा कि हाँ हाँ आप ठीक हो जाएंगे। आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज क्लचिंग अ ब्राउन एनवेलप स्टफ्ड विद 15 screws of paper. I had a 5-day course of Tibetan medicine which I started right away. I opened an after breakfast package and found it contained a brown powder that I had to take with hot water. अब डॉक्टर ने उन्हें 5 days की मेडिसिन दी थी, ये टिबेटन मेडिसिन थी। तो पेपर के बने हुए 15 स्क्रूज थे, यानी कि पुड़िया जिसे हम कहते हैं, जैसे होम्योपैथिक दवाई भी पुड़ियों में दी जाती है। तो उन्हें हर रोज़ की 3 दवाइयाँ खानी थी हर मील के बाद। तो उन्होंने तभी तुरंत दवाई लेनी शुरू कर दी। पहली डोज ब्रेकफास्ट के बाद लेनी थी और जब उन्होंने वो पैकेज खोला, पुड़िया खोली, तो उसमें ब्राउन कलर का पाउडर था जिसे गर्म पानी के साथ लेना था। इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनेमन। सिनेमन क्या होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दाल चीनी। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये वुडन स्टिक्स होती हैं। The contents of the lunchtime and bedtime packages were less obviously identifiable. Both contained small spherical brown pellets. Pellets means गोलियाँ। अब जो ब्रेकफास्ट के बाद खाने वाली दवाई थी उसमें ब्राउन कलर का पाउडर था और वो कह रहे हैं कि वो दालचीनी जैसे टेस्ट की थी। लंच टाइम और बेड टाइम का जो, यानी कि डिनर टाइम के बाद की जो दवाई थी उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। वो कैसी थी, ऐसे ब्राउन कलर के गोल गोल से गोलियां थी। They looked suspiciously like sheep dung, but of course I took them. That night, after my first full day's course, I slept very soundly, like a log, not a dead man. Sheep dung means the solid waste of a sheep. तो वो कहते हैं कि जो लंच के और डिनर के बाद दवाई खानी थी उसकी जो शेप थी, अपीयरेंस थी, वो शीप डंग जैसी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दवाई खाई। और वो कहते हैं कि पहले दिन के पूरे कोर्स के बाद वो रात को बहुत अच्छे से सोए, लाइक अ लॉग। स्लीपिंग लाइक अ लॉग मीन्स टू स्लीप वेरी साउंडली, बहुत अच्छे से सोना। और वो कहते हैं कि वो लॉग की तरह सोए, नॉट लाइक अ डेड मैन, जैसा कि उन्हें पहले डर लग रहा था। Once he saw that I was going to live, Saturn left me to return to Lhasa. As a Buddhist, he told me he knew that it didn't really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. अब जब सैटर्न ने देखा कि राइटर की तबीयत ठीक हो गई है, वो ल्हासा चला गया और उन्हें वहाँ छोड़ गया। वो भी एक बुद्धिस्ट था और उसने कहा कि
जैसे कि वो बुद्धिज़्म फॉलो करता था तो इतनी बड़ी बात नहीं थी अगर राइटर मर भी जाते, उसे बुरा ना लगता, लेकिन जैसे कि वो उसके कस्टमर थे तो इससे उसके बिजनेस पर बुरा असर पड़ता। Darchan didn't look so horrible after a good night's sleep. It was still dusty, partially derelict, and punctuated by heaps of rubble and refuse, but the sun shone brilliantly in a clear blue sky, and the outlook across the plain to the south gave me a vision of the Himalayas, commanded by a huge, snow-capped mountain, Gurla Mandhata, with just a wisp of cloud suspended over its summit. Derelict means ruined, यानी कि थोड़ा बहुत टूटा फूटा और पुरानी बिल्डिंग्स थी वहाँ पर. Heaps means ढेर, loads. Wisp is a small amount of something, हल्का हल्का सा. Suspended means छोड़ देना, and summit means the peak, माउंटेन की जो चोटी होती है. अब जब वो आराम से सो लिए थे तो अब उन्हें डार्चन शहर इतना बुरा नहीं लग रहा था. वो कहते हैं कि वहाँ पे थोड़े बहुत टूटी फूटी बिल्डिंग्स थी और रबल यानी कि मिट्टी के ढेर थे और गंद कचरा भी था, लेकिन आसमान नीला था, बहुत साफ था और सन बहुत अच्छा सा चमक रहा था. और जब उन्होंने सदर्न डायरेक्शन में देखा तो उन्हें हिमालयाज दिखे और वहाँ पे कौन सा पहाड़ दिखा? गुरला मंधाता. और उस पहाड़ की चोटी पर बर्फ थी और हल्के हल्के से बादल उसकी पीक को, उसकी चोटी को ढक रहे थे. The town had a couple of rudimentary general stores selling Chinese cigarettes, soap and other basic provisions as well as the usual strings of prayer flags. फिर वो कहते हैं rudimentary means basic और primary. तो डार्चन में ऐसी छोटी छोटी सी दुकानें थी जहाँ पर छोटा मोटा सामान मिलता था और प्रेयर फ्लैग्स मिलते थे जो कि टिबेटन कल्चर का हिस्सा है. In front of one, men gathered in the afternoon for a game of pool, the battered table looking supremely incongruous in the open air, while nearby women washed their long hair in the icy water of a narrow brook that babbled down past my guest house. Incongruous means strange, अजीब लगना, and brook is a small stream, एक छोटा सा बहता हुआ झरना. तो वैसे ही एक दुकान के बाहर आदमी इकट्ठा हुए थे और वो दोपहर के समय पूल की गेम खेल रहे थे. और ऐसा जब वो खुले में ऐसी गेम खेल रहे थे तो राइटर को ये चीज़ बहुत अजीब लग रही थी. और पास ही में एक झरना बह रहा था, वहाँ पे लेडीज़ ठंडे ठंडे पानी में अपने बाल धो रही थी. और फिर वो कहते हैं ये जो झरना है ये उनके गेस्ट हाउस के पास से ही बहता था. एंड babbled is the sound produced by the gushing water of this brook. Darchan felt relaxed and unhurried, but for me it came with a significant drawback. There were no pilgrims. I had been told that at the height of the pilgrimage season, the town was bustling with visitors. फिर वो कहते हैं कि डार्चन एक बहुत ही रिलैक्स सी जगह थी, लोगों को कोई जल्दी नहीं थी, सब बहुत ही रिलैक्स्ड वे में जीते थे. और वो कहते हैं कि एक ड्रॉबैक था, वो ऐसे टाइम पर उसे विज़िट कर रहे थे जब वहाँ पे और कोई पिलग्रिम्स नहीं थे और कोई रिलीजियस टूरिस्ट नहीं थे. और उन्हें ये सुनने में मिला था कि जब वहाँ पर बहुत सारे पिलग्रिम्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं रिलीजियस विज़िट के लिए, तो डार्चन में बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन अभी वो सीज़न नहीं था. Many brought their own accommodation, enlarging the settlement round its edges as they set up their tents which spilled down onto the plain. I had timed my arrival for the beginning of the season, but it seemed I was too early. अब वो कहते हैं कि जब वहाँ पे पिलग्रिम्स का पीक सीज़न हुआ करता है तो बहुत सारे लोग तो अपने ही अकोमोडेशन, अपने रहने की जगह अपने साथ लेकर आते हैं. वो लोग अपने टेंट्स लेकर आते हैं और वही वहाँ खुले मैदान में लगा लिया करते हैं. तो राइटर थोड़ा सीज़न की शुरुआत में आए थे और उन्हें ऐसा लगा कि वो थोड़ा जल्दी ही आ गए थे क्योंकि अभी वहाँ पर और कोई टूरिस्ट पिलग्रिम्स नहीं थे. One afternoon, I sat pondering my options over a glass of tea in Darchan's only cafe. After a little consideration, I concluded they were severely limited. Clearly, I hadn't made much progress with my self-help program on positive thinking. Pondering means thinking, किसी चीज़ के बारे में सोचना. तो कहते हैं कि डार्चन में भी एक ही कैफ़े था और वहाँ पे उन्होंने चाय का ग्लास मंगवाया और फिर
वो ये सोच रहे थे कि माउंट कैलाश की कोरा करने के लिए उनकी क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो कैसे अपना एम अचीव कर सकते हैं। तो थोड़ी देर सोचने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि उनके पास बहुत थोड़ी सी ऑप्शंस हैं। और फिर उन्होंने सोचा कि जो उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग का सेल्फ हेल्प प्रोग्राम किया था उससे उन्हें ज़्यादा मदद नहीं मिल रही थी, क्योंकि अब वो पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे थे, वो इतने सारे अलग अलग ऑप्शंस नहीं सोच पा रहे थे कि किस तरह से वो माउंट कैलाश का कोरा कंप्लीट करेंगे। In my defense, it hadn't been easy with all my sleeping difficulties, but however I looked at it, I could only wait. The pilgrimage trail was well trodden, but I didn't fancy doing it alone. Well trodden means frequented by many travelers. बहुत सारे travelers इस pilgrimage trail पर माउंट कैलाश के आसपास जो कोरा है वो बहुत सारे travelers कर चुके थे। अब राइटर ने सोचा कि इतनी सारी मुश्किलों का उन्होंने सामना किया, उनको इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन फिर भी अब वो दार्चन तक पहुंच चुके थे। और ये जो पिलग्रिमेज ट्रेल थी, जो कोरा था, ये बहुत सारे लोगों ने किया हुआ था, लेकिन उन्हें अकेले करने का मन नहीं कर रहा था, उसे कोई कंपनी चाहिए थी। The kora was seasonal because parts of the route were liable to blockage by snow. I had no idea whether or not the snow had cleared, but I wasn't encouraged by the chunks of dirty ice that still clung onto the banks of Darchan's brook. अब ये जो कोरा है, ये जो रिचुअल है माउंट कैलाश के आसपास चक्कर लगाने का, ये सीजनल है, क्योंकि रास्ते में कई ऐसे एरियाज आते हैं जो कि स्नो से भर जाते हैं और इसलिए रास्ता क्लियर नहीं होता। तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि स्नो हट चुकी है या नहीं, रास्ता ब्लॉक्ड है या क्लियर है। और फिर वो कहते हैं कि जो ब्रुक था, जो झरना बहता था, उसके साइड पे गंदी सी बर्फ़ के टुकड़े पड़े हुए थे और उन्हें वो टुकड़े अच्छे नहीं लगते थे, और हो सकता है कोरा करने के लिए उन्हें उसको भी पार करना होगा, जो एक अच्छा आइडिया नहीं था। Since Saturn had left, I hadn't come across anyone in Darchan with enough English to answer even this most basic question. अब राइटर की ये प्रॉब्लम थी कि उनके पास कोई कंपनी नहीं थी और उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और वो किससे बात करें, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो इंग्लिश बोलते थे और वहाँ पर इतने सारे लोग नहीं थे जिनके साथ वो कम्युनिकेट करके अपने सवालों के जवाब पा सकें। Until that is, I met Nobu. Finally, वो किसी से मिले जिसने उनके इन सवालों के जवाब उन्हें दिए। The cafe was small, dark and cavernous with a long metal stove that ran down the middle. Now, small, dark and cavernous means जैसे एक केव होता है, गुफा होती है, वो छोटी सी होती है, उसमें अंधेरा होता है, और कैवर्नस मीन्स केव के जैसा डार्क और डिंजी होना, थोड़ा डरावना होना। तो ये जो कैफ़े है ये भी ऐसी ही थी, और उसमें एक बहुत ही बड़ा सा मेटल का स्टोव था जो कि पूरे सेंटर में बिछा हुआ था। तो उसी कैफ़े में राइटर की मुलाकात नोबू से हुई। The walls and ceiling were wreathed in sheets of multicolored plastic of the striped variety, broad blue, red and white, that is made into stout, voluminous shopping bags sold all over China and in many other countries of Asia as well as Europe. तो अब ये जो कैफ़े थी, इसकी वॉल्स, इसकी दीवारें और सीलिंग यानी कि छत, तो कैफ़े की दीवारों और छत के ऊपर ट्विस्टेड शीट्स थी मल्टी कलर्ड प्लास्टिक की। तो ये जो प्लास्टिक है ये मल्टी कलर्ड था। क्या क्या कलर्स थे? ब्लू, रेड एंड वाइट। तो ब्लू, रेड एंड वाइट कलर के प्लास्टिक की शीट्स थी जो आपस में ट्वाइंड थी, जैसे हम एक चोटी बनाते हैं ना, आपस में उनकी रस्सियों का को गूंद देते हैं, प्लैट बना देते हैं, ऐसे ही कुछ शेप में उन प्लास्टिक की स्ट्रिप्स को डिज़ाइन में बनाया गया था। और वो कहते हैं कि इसी तरह के प्लास्टिक के बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स चाइना में भी बिकते हैं और एशिया और यूरोप की बहुत सारी देशों में भी बिकते हैं। As such, plastic must rate as one of China's most successful exports along the Silk Road today. The cafe had a single window beside which I'd taken a position so that I could see the pages of my notebook. I'd also brought a novel with me to help pass the time. तो अब राइटर कहते हैं कि चाइना आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करता है, और आज की डेट में जो सिल्क रोड है वहाँ से सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट किया जाता है? प्लास्टिक। फिर वो कहते हैं कि इस कैफ़े में वो एक
एक ही खिड़की थी और वो उसके पास जाकर बैठ जाते थे ताकि वो आराम से अपनी बुक पढ़ सके। फिर वो कहते हैं कि कैफ़े में एक ही विंडो थी, वो उसके पास जाकर बैठ जाते थे ताकि वो अपनी नोटबुक के पेजेस को भी देख सकें, और वो साथ में एक नॉवल लेकर आए थे जिसे पढ़कर वो अपना टाइम पास करते थे। Norbu saw my book when he came in and asked with a gesture if he could sit opposite me at my rickety table. Rickety means unstable. अब जैसे ही नोबू कैफ़े में आया तो उसने राइटर की बुक देखी और उसने उनसे पूछा कि क्या वो उनके साथ बैठ सकता है। और फिर वो कहते हैं कि ये जो टेबल है जिस पर वो बैठे हुए थे वो अनस्टेबल था, यानी कि वो हिलता था। You English? He inquired after he'd ordered tea. I told him I was and we struck up a conversation. तो नोबू ने राइटर से पूछा कि क्या आप इंग्लिश हैं? उन्होंने कहा हाँ, और उसने चाय ऑर्डर की और दोनों बैठकर बातें करने लग गए। I didn't think he was from those parts because he was wearing a wind cheater and metal-rimmed spectacles of a western style. तो राइटर को लगा कि वो लोकल नहीं है क्योंकि उसने एक विंड शीटर जैकेट पहनी हुई थी और मेटल के रिम वाले स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे जो कि वेस्टर्न स्टाइल के थे। तो उसके पहनावे से ही नहीं लग रहा था कि वो वहाँ का रहने वाला है। He was Tibetan, he told me, but worked in Beijing at the Chinese Academy of Social Sciences in the Institute of Ethnic Literature. I assumed he was on some sort of field work. तो नोबू ने उन्हें बताया कि वो टिबेटन था लेकिन वो बीजिंग में रहता था, वहाँ पर वो चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में काम करता था, इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर। तो उन्होंने सोचा कि वो ज़रूर वहाँ पर कोई फील्ड वर्क यानी कि कोई काम से आया है। Yes and no, he said. I have come to do the kora. My heart jumped. नोबू ने उन्हें बताया कि हाँ भी और नहीं भी, यानी कि वो काम से आया भी है और नहीं भी। और फिर उसने कहा कि वो कोरा करने आया है, और ये सुनकर राइटर बहुत एक्साइटेड हो गई क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि उन्हें कोई कंपेनियन मिल गया है। Norbu had been writing academic papers about the Kailash Kora and its importance in various works of Buddhist literature for many years, he told me, but he had never actually done it himself. तो नोबू जो काम कर रहा था उसमें उसने बहुत सारे रिसर्च की थी, बहुत सारे पेपर्स लिखे थे कैलाश कोरा के बारे में। यहाँ पर आप इमेज में क्या देख सकते हैं, ये है माउंट कैलाश और ये वो रूट्स हैं, अलग अलग रूट्स हैं जो कोरा करने के लिए फॉलो किए जाते हैं। तो नोबू ने लिखा था और उसने बहुत सारे और भी ऐसे एकेडमिक पेपर्स लिखे थे कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में कोरा की क्या इम्पोर्टेंस है, और उसने ये कहा कि उसने उसके बारे में बड़ी स्टडी की थी, बड़ी रिसर्च की थी, लेकिन कभी कोरा किया नहीं था, इसीलिए वो वहाँ आया हुआ था। When the time came for me to tell him what brought me to Darchan, his eyes lit up. We could be a team, he said excitedly. Two academics who have escaped from the library. My positive thinking strategy was working after all. अब जब राइटर ने उसे बताया कि वो भी वहाँ डार्चन में कोरा करने के लिए आए हैं तो नोबू एक्साइटेड था। उसने कहा कि हाँ, अब हम टीम बन गए हैं, हम दोनों आपस में मिलकर कोरा कर सकते हैं। और उसने कहा कि हम दोनों ही एकेडमिक्स हैं, यानी कि पढ़ाई के बैकग्राउंड वाले हैं, और अब हम लाइब्रेरी से बाहर आकर सच में कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, रियली उस चीज़ को जीना चाहते हैं जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और राइटर को ऐसा फील हुआ कि उनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रैटेजी थी वो काम कर रही थी, क्योंकि फाइनली उन्हें कंपेनियन मिल गया था जिसका उन्हें इंतज़ार था। My initial relief at meeting Nobu, who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage. He kept telling me how fat he was and how hard it was going to be. अब शुरू में तो राइटर रिलैक्स थे क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें कंपेनियन मिल गया जब उन्हें नोबू मिला, लेकिन उससे बातें करने के बाद उन्हें ये पता लगा कि जिस तरह वो भी नए हैं वैसे ही नोबू भी नया है। उसके पास भी कोई इक्विपमेंट नहीं है और उसे भी कोई आइडिया नहीं है कि कोरा की क्या डिटेल्स हैं, वो कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। और नोबू हर वक्त यही बोलता रहता था कि वो बहुत मोटा है और उसके लिए कोरा करना बहुत मुश्किल रहेगा। Very high up, he kept reminding me, so tiresome to walk. He wasn't really a practicing Buddhist, it transpired, but he had enthusiasm and he was, of course, Tibetan. Transpired means जब आप किसी से बात कर रहे हो, बात करते करते आपको कोई information या कोई जानकारी मिलती है। Tiresome means something which is dull and boring. नोबू हर वक्त यही कहता रहता था
कि कोरा करना है, जो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। और जब उनसे उससे बातें की तो राइटर को पता लगा कि वो बुद्धिज़्म प्रैक्टिस नहीं करता था, लेकिन वो बहुत एंथुजियास्टिक था और वो एक टिबेटन भी था। Although I originally envisaged making the trek in the company of devout believers, on reflection I decided that perhaps Nobu would turn out to be the ideal companion. Envisaged means predicted. राइटर कहते हैं कि पहले उनका ये मन था कि वो कोरा किसी डिवोट बिलीवर के साथ करेंगे, यानी कि किसी ऐसे इंसान के साथ जो बहुत धार्मिक हो। लेकिन जब वो नॉर्बू से मिले तो उन्हें लगा कि ये उनका परफेक्ट कंपेनियन रहेगा कोरा करने के लिए। He suggested we hire some yaks to carry our luggage, which I interpreted as a good sign, and he had no intention of prostrating himself all around the mountain. Prostrating means lying down. आप इस इमेज में देख सकते हैं जो लोग हैं ये कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। ये बार बार लेट जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, जहाँ पे इनका सिर है वहाँ पे ये अपने पैरों को ले जाते हैं और फिर से लेट जाते हैं, फिर से जहाँ पर उनका सिर टच करता है ज़मीन को वहाँ पर से खड़े हो जाते हैं और फिर से लेटते हैं। तो ये एक तरीका है ट्रैवल करने का। जब लोग किसी रिलीजियस पिलग्रिमेज पर जाते हैं, किसी रिलीजियस जगह पर जाते हैं, तो वो इस तरह से ट्रैवल करते हैं वर्शिप करने के लिए। तो बहुत सारे लोग कोरा इसी तरह से करते हैं। जब वो माउंट कैलाश के आसपास की रेवोल्यूशन करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो इस तरह से प्रोस्ट्रेट करके यानी कि लेट के उस डिस्टेंस को कवर करते हैं। अब नोबू ने ये सजेशन दी कि वो कुछ याक्स को हायर कर लेंगे। याक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये टिबेटन याक्स हैं और वो कहते हैं कि इस पे हम अपना लगेज कैरी कर सकते हैं। और राइटर को ये आइडिया अच्छा लगा और नोबू ने कहा कि उसने कोरा इस तरह से लेट कर नहीं करना है। Not possible, he cried, collapsing across the table in hysterical laughter. It wasn't his style, and anyway, his tummy was too big. अब नोबू हंसने लग गया और उसने कहा कि उसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है, और वो हंसते हंसते टेबल पर लेट गया। कोलैप्सिंग मीन्स गिर जाना। वो हंसते हंसते टेबल पर गिर गया और उसने कहा कि ये उसके बस की बात नहीं है, ये उसका स्टाइल नहीं है। और राइटर कहते हैं कि एनीवेज उसका पेट इतना बड़ा था कि वो ऐसे कर भी नहीं सकता था। और इसके साथ ही हम इस चैप्टर के एंड पे आ गए हैं। हमने स्टोरी में सिल्क रोड के बारे में, माउंट कैलाश के बारे में, कोरा के बारे में, टिबेटन कल्चर के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखी, बहुत सारी अच्छी और अलग अलग बातें जानने को मिली। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आई होप इट वॉज यूजफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। फॉर मेनी मोर वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंग्लिश अकेडमी। थैंक यू।